अपना अगला जो टॉपिक है वो है विदेश नीति का कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों के साथ विदेश नीति का अध्ययन भली भांति किया जा सकता है। आमंड के अनुसार एक देश की विदेश नीति को अन्य राष्ट्रों की विदेश नीति के साथ जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसमें निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कुछ पहलू सम्मिलित होते हैं, उनका होना भी आवश्यक है, जैसे देश का आंतरिक और बाहरी इतिहास, जैसे आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमता, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, राजनीतिक ढांचा और सैद्धांतिक प्रवृत्तियाँ, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन, विदेश नीति की मुख्य ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने के लिए है वो है विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया की विशेषताएं। इसमें मुख्य बिंदु होते हैं सरकारी अभिकरण, तो कार्यपालिका में संबंधित मंत्रीगण तथा अंतर मंत्रिमंडलीय अथवा अंतर विभागीय संगठन। फिर है व्यवस्थापिका में संबंधित समितियां सहित व्यवस्थापिका। फिर है गैर सरकारी अभिकरण, जिसमें राजनीतिक दल, हित समूह, जनमत की विशेषताएं आदि। अगला जो ध्यान रखने बातें वो है विदेश नीति का सार। विशेष बातें जो अध्ययन हेतु आवश्यक है वो है विदेश नीति का सार। देश अपनी विदेश नीति के हितों और उद्देश्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा किन साधनों के माध्यम से वह उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात है आर्थिक विदेश नीति, जिसमें आयात निर्यात कर, व्यापार नियंत्रण, निवेश, विदेशी सहायता आदि। फिर है सांस्कृतिक एवं सैद्धांतिक विदेश नीति, जिसमें सांस्कृतिक बंधन, भाषा और संचार के बंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक गतिविधियाँ। फिर है सुरक्षात्मक विदेश नीति, यानी कूटनीतिक संबंध कैसे हैं, सैनिक क्षमता कैसी है, सैनिक समस्याओं और लक्ष्य क्या है आदि आदि। इसके साथ ही हमारा नया बिंदु है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। पहला है सैद्धांतिक दृष्टिकोण, दूसरा है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और तीसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण और चौथा है ऐतिहासिक या वर्णनात्मक दृष्टिकोण। ये चारों ही दृष्टिकोण अपने अपने पहलुओं में महत्वपूर्ण हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि राष्ट्रों की विदेश नीतियां मात्र प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्तियां हैं। यह विचार वैदेशिक संबंधों, व्यवहारों और आचरणों को प्रमुखतः मनोवैज्ञानिक रूप में स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि लोकतांत्रिक शासन की विदेश नीति एक निरंकुश तंत्र से भिन्न होती है और साम्यवादी सरकार की प्रजातांत्रिक समाजवादी सरकार से भिन्न होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण में विदेश नीति एक सक्रिय राजनेताओं की आस्थाओं और रुचियों के अनुरूप ही या अनुसार ही निर्धारित होती है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि ये सिद्धांत लोकतंत्र और शोषण के विरोध की बातें करता है, लेकिन व्यवहार में अपने घोषित उद्देश्यों में ठीक नहीं बैठती। उदाहरण के लिए अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, विश्व के लोकतांत्रिक देशों को सहायता देना उसका घोषित लक्ष्य है, लेकिन वह भारत के विरुद्ध अधिनायकवादी पाकिस्तान की मदद करता आया है। अतः विदेश नीति के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। फिर है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण के औचित्य प्रभाव होने के कारण विद्वानों ने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता है कि विश्व सरकारें विदेश नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानती है एवं अपने सामाजिक व राजनीतिक दर्शन, धार्मिक दृष्टिकोण तथा सैद्धांतिक विचारों को गौण। इसलिए कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश का न तो स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। स्थायी होते हैं तो सिर्फ उसके राष्ट्रीय हित। फिर है तीसरा अपना मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के जो जनक हैं वो है कार्ल मार्क्स। उन्होंने
पूंजीवादी राष्ट्र को गरीब देशों का शोषण करने वाला यंत्र कहा है। पूंजीवादी देशों की विदेश नीति साम्राज्य नीतियाँ अपनाती है आदि आदि। तो मार्क्सवाद का दृष्टिकोण यह है कि अनेक विदेश नीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण को अपनाना उचित है या नहीं। फिर है ऐतिहासिक या वर्णनात्मक दृष्टिकोण। इसके समर्थकों की मान्यता है कि हमें कूटनीति का अध्ययन यथासंभव अधिक से अधिक परिशुद्धता से करना चाहिए। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में रुचि नहीं रखते। वे सामाजिक घटनाओं या सामयिक घटनाओं पर विचार करने से कतराते हैं। वे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में घटनाक्रम के तिथिवार वर्णन में विश्वास करते हैं। वास्तव में यह दृष्टिकोण अत्यंत पुराना व एकांगी है। इस प्रकार विदेश नीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन में हम देखते हैं कि चारों ही दृष्टिकोण सैद्धांतिक, विश्लेषणात्मक, मार्क्सवादी और वर्णनात्मक के विवेचन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इनमें से कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक में कुछ गुण तो कुछ अवगुण मौजूद होते हैं। विदेश नीति आधुनिक युग में इतनी अधिक जटिल है कि उसको इन दृष्टिकोणों के बनावटी सैद्धांतिक ढांचों में नहीं डाला जा सकता।